Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6. Subject Social Studies, Chapter 2, The Aryan Era, Reading and Explanation, Part 2, and I am Tabinda Humayun. The next topic is Buddhism. Buddhism is one of the oldest religions of the world and has been a big religion once. Buddhism दुनिया में पाए जाने वाले सबसे पुराने मज़ाहिब में से एक मज़हब है और ये कभी बहुत बड़ा मज़हब हुआ करता था. Even now, its followers are spread over Japan and Korea. यहाँ तक कि आजकल भी इसके मानने वाले जापान और कोरिया, चाइना, श्रीलंका, इंडिया एंड नेपाल यहाँ पर पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स टर्न टू पेज नंबर 25. The founder of Buddhism was Gautam Buddha, whose real name was Prince Siddharth. गौतम बुद्ध जो था वो बुद्धिज़्म का असल बानी था या फाउंडर था और जिसका असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था. He was born in 563 BC, जो कि 563 BC में पैदा हुआ. Now we have another topic of Gautam Buddha. Gautam Buddha was the son of Raja Siddhudan of Kapildev state of India. गौतम बुद्ध जो थे वो सिद्धूदान एक राजा का नाम था, उनके बेटे थे जो कि कपिल वास्तव एक इंडिया की रियासत है उसके राजा हुआ करते थे. His father gave him proper education and a good training to lead a prosperous life. और उनके फादर ने उनको बहुत अच्छी तालीम दी थी और एक ऐसी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें. एजुकेशन, तालीम, प्रॉस्परस, खुशहाल. However, worldly things could not satisfy him. ये दुनियावी चीज़ें उनको सेटिस्फाई या उनको तस्कीन नहीं देती थीं. एंड बुद्धा ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. और बुद्धा हमेशा ज़िंदगी के मसाइल और उनके बारे में सोचते रहते थे. His father arranged his marriage at the age of 16. उनके फादर ने उनकी शादी 16 साल की उम्र में करा दी with a princess named यशोधरा, एक शहजादी से जिसका नाम यशोधरा था. But this did not stop Gautam to think and discover about the reality of life. लेकिन इस सब ने गौतम बुद्ध को ज़िंदगी की हकीकत को जानने या उसके बारे में सोचने से नहीं रोका. रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकत. इवन फ्रॉम हिज यूथ टाइम, यहाँ तक कि उनकी जवानी के टाइम पर ही वॉज अगेंस्ट ब्लडशेड एंड हेटेड ग्लैमर ऑफ लाइफ. वो खून खराबे को नापसंद किया करते थे और पुरकशिश ज़िंदगी उनको पसंद ना थी. ब्लडशेड, खून खराबा, ग्लैमर, पुरकशिश. एट द एज ऑफ 35, जब वो 35 साल के हुए, गौतम बुद्ध फाउंडेड अ न्यू रिलीजन विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम एज बुद्धिज़्म. गौतम बुद्ध ने एक नया मजहब तलाश किया जिसको बाद में बुद्धिज़्म का नाम दिया गया. ड्यूरिंग हिज ओन लाइफ टाइम, उनकी अपनी ज़िंदगी का जो लाइफ टाइम था, जो पीरियड था, जो इनकी उम्र थी, बुद्धिज़्म स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. बुद्धिज़्म बहुत बड़े इलाके तक फैल चुका था. Gautam Buddha continued to preach his religion for about 45 years. गौतम बुद्ध ने 45 years तक अपने religion की तालीम दी and died at the age of 80 years in 483 BC. और 80 years की एज में उनकी डेथ हो गई और वो टाइम था 483 BC. Teachings of Buddhism. Important teachings of Buddhism were as under. बुद्धिज़्म की जो तालीमात थी वो कुछ नीचे दी गई हैं. नंबर 1 इज़ वन मस्ट नॉट हार्म लिविंग क्रीचर्स. इंसानों को या किसी को भी जानदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. द सेकेंड वन इज़ ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. तमाम इंसान बराबर हैं. The third one is people will be held responsible for their actions after death. हर इंसान अपने आमाल का जिम्मेदार होगा और उसने जवाब देना होगा अपनी मौत के बाद. Death means मौत, actions means आमाल, responsible means जिम्मेदार. Next is ignorance is a curse. Ignorance means जहालत, curse means लानत. जहालत एक लानत है, यानी कि हर इंसान को तालीम हासिल करनी चाहिए. Next is always choose the right path of truth. हमेशा सच्चा और सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए.
Students, the last point is on page number 26. Buddhism stressed on good manners and its aim was to make human life easy and prosperous. बुद्धिज़्म में जो मज़हब है उसमें अच्छी अखलाक पर बहुत ज़ोर दिया गया और उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही था कि इंसानों की ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो। स्ट्रेस मीन्स जोर देना, मैनर्स गुड मैनर्स अच्छे अखलाक, एम मीन्स मकसद, easy means आसान. Jainism. One of the oldest religions of the world is Jainism. दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक मज़हब जैनिज़्म भी है। महावीर इज़ कंसिडर्ड टू बी इट्स फाउंडर। महावीर को इस मज़हब का बानी माना जाता है। Considered means manna. But some people think that this religion existed before him and he only made some changes in it. लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मज़हब पहले से ही मौजूद था, महावीर ने इसमें कुछ तब्दीलियां की थीं. Existed means मौजूद. Jainism's teachings are also very simple like those of Buddhism. जैनिज़्म की जो तालीमात थी, टीचिंग्स मीन्स तालीमात, वो बुद्धिज़्म की तरह बहुत ही सादा हैं. दिस रिलीजन वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. ये मज़हब भी कास्ट सिस्टम यानी ज़ात पात के खिलाफ है. Mahavir. Mahavir was born neither in 599 BC or 615 BC in Vaisali, India. महावीर के बारे में कहा जाता है कि या तो वो 599 बीसी या फिर 615 बीसी विसाली इंडिया में पैदा हुआ. हिज फादर वॉज अ हेड ऑफ हिज ट्राइब. उसका जो फादर था वो अपने कबीले का सरदार था. एंड महावीर लेड अ प्रॉस्पेरस लाइफ. और महावीर ने एक खुशहाल जिंदगी गुजारी. प्रॉस्पेरस खुशहाल. After the death of his parents, he went out to a forest and began his meditation. अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो जंगल में चला गया और उसने गौर फिक्र या मुराकबा शुरू कर दिया. मेडिटेशन मीन्स गौर फिक्र करना. ही वॉज 30 एट दैट टाइम. उस टाइम या उस वक्त वो 30 साल का था. आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, 13 साल की गौर फिक्र और इबादत के बाद, मेडिटेशन, गौर फिक्र, प्रेयर्स, इबादत, he saw a light of truth and then began to preach Jainism. उन्हें रोशनी की एक किरण नजर आई और जैनिज्म की तबलीग शुरू कर दी. Students, now turn to page number 27. After a few years, his religion spread in south of Indo-Pak. कुछ सालों के बाद महावीर का जो मज़हब था या जो उसने अपना रिलीजन बनाया था वो इंडो पाक यानी पाको हिंद के जुनूब की तरफ फैलने लगा. He died in 527 BC or 468 BC in पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 527 BC या फिर 468 BC में इंडिया की एक रियासत पटना में इंतकाल कर गया. मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म की जो मेन तालीमात थी वो क्या थी? Important teachings of Jainism are as under. The first one is follow non-violence. Violence means तशद्दुद करना. Non-violence means अदम तशद्दुद यानी तशद्दुद ना करना, इससे बच कर रहना. तो पहली टीचिंग ये थी कि अदम तशद्दुद को फॉलो करें कि किसी पर तशद्दुद ना करें. The second one is never harm living creatures. जानदारों को नुकसान ना पहुंचाएं. Creatures means जानदार. The third one is avoiding animals sacrifice. Sacrifice means कुर्बानी देना. जानवरों की कुर्बानी देने से मना कर दिया गया या उससे को अवॉइड करने को कहा. नेक्स्ट इज नो बिलीव इन गॉड. खुदा पर यकीन ना रखना. बिलीव मीन्स यकीन. नेक्स्ट इज बिलीव इन री इनकारनेशन. री इनकारनेशन मीन्स मर कर दोबारा से जिंदा होने को री इनकारनेशन बोलते हैं. तो इनके रिलीजन में री इनकारनेशन पर यकीन रखा जाता था. बिलीव मीन्स यकीन रखना. द लास्ट वन इज ट्रू पाथ, ट्रू नॉलेज एंड ट्रू एक्शन हेल्प्स ह्यूमन स्पिरिट टू बी फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स. उनका ये मानना था कि सीधे रास्ते पर चलना, अच्छी तालीमात हासिल करना और अच्छे तौर तरीक़ों से इंसान की जो रूह है, स्पिरिट मीन्स रूह, वो बाद में
मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहती है। ट्रबल्स मीन्स परेशानियां, डिफिकल्टी मीन्स मुश्किलात। Students, here we have a comparison between Hinduism and Buddhism. Number one is belief in caste system. हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम पर बिलीव किया जाता है, नो कास्ट सिस्टम। बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ब्राह्मण्स हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ब्राह्मण्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत अहम किरदार है ब्राह्मण्स का हिंदुइज्म में। ब्राह्मण्स वर क्रिटिसाइज्ड, बुद्धिज्म में ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज किया गया है, तनकीद की गई है उन पर। द थर्ड वन इज अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग ऑन रिलीजियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स। हिंदुइज्म में जो आपके मजहबी रसूमात या रिवाज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। बुद्धिज़्म में नो स्पेंडिंग ऑन रिचुअल्स और कस्टम्स। बुद्धिज़्म में आपके पास एक्स्ट्रा कोई खर्चा या एक्स्ट्रा कोई भी पैसे अब रिलीजियस रसूमात या रिवाजों पर खर्च नहीं किया जाता। द फोर्थ वन इज़ वैदिक बुक आर सेक्रेट। वैदिक बुक जो है उनकी उनको बहुत उसको बहुत मुकद्दस समझा जाता है। वैदिक बुक्स आर नॉट एक्सेप्टेड, बुद्धिज़्म में वैदिक बुक्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सम सॉर्ट ऑफ बिलीव इन गॉड, हिंदुइज्म में खुदा पर कहीं ना कहीं यकीन रखा जाता है, नो बिलीव इन गॉड। बुद्धिज़्म में खुदा पर कोई बिलीव नहीं रखा जाता। नेक्स्ट इज एनिमल्स सेक्रीफाइस वर ऑफर्ड। हिंदुइज्म में जानवरों की कुर्बानी अदा की जाती है। ऑफर्ड मीन्स अदा करना। नो एनिमल्स सेक्रीफाइसेस, बुद्धिज्म में जानवरों की कुर्बानी को नहीं माना जाता। नो सेंट्रल प्रॉफिट इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में किसी किस्म का कोई सेंट्रल प्रॉफिट, कोई मरकजी किरदार या इंसान नहीं माना जाता, जबकि हिंदुइज्म में बुद्धा को सेंट्रल प्रॉफिट माना जाता है। बुद्धिज्म के जो लोग हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो बुद्धा को अपना प्रॉफिट मानते हैं। Students, now turn to page number 28. We have another comparison between Hinduism and Jainism. बिलीव इन कास्ट सिस्टम, हिंदुइज्म कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते थे, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। जैनिज्म कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट था। अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग्स ऑन रिलीजन, हिंदुइज्म जो था वो रिलीजन पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है। नो स्पेंडिंग्स, जैनिज्म में किसी किस्म का कोई खर्चा रिलीजन के ऊपर नहीं किया जाता था। एनिमल्स सेक्रीफाइसेस अलाउड, एनिमल्स की सेक्रीफाइस कुर्बानी अलाउड थी। नो एनिमल सेक्रीफाइसेस, जैनिज्म में किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं दी जाती। मैनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन द रिलीजन, हिंदुइज्म में कई मनफी एस्पेक्ट्स, पहलुओं को शामिल किया गया था। नेगेटिव मनफी एस्पेक्ट्स, पहलू या उसूल, इंक्लूडेड शामिल करना। हिंदुइज्म में बहुत से मनफी उसूल शामिल थे, जबकि जैनिज्म का ये मानना था कि जैनिज्म वांटेड टू रिफॉर्म नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जैनिज्म इन नेगेटिव उसूलों या इन नेगेटिव पहलुओं की को रिफॉर्म, उनकी इस्लाह करना चाहता था, उनको ठीक करना चाहता था। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन. Gandhara was the name of a country which was situated in the northwest of Pakistan and eastern parts of Afghanistan. गंधारा सिविलाइजेशन या गंधारा की तहजीब, ये ऐसी सिविलाइजेशन थी या ये एक ऐसी कंट्री थी जो कि पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या थी और अफ़गानिस्तान के मशरिक में वाक़या थी। The important areas of Gandhara civilization were Peshawar Valley, Potwar, Texla and northern belt of river Kabul. इसके जो इम्पॉर्टेंट या अहम शहर थे गंधारा सिविलाइजेशन के, वो पेशावर, टेक्सला, पोटवार का जो इलाका है और नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ रिवर काबुल, और रिवर काबुल की जो नॉर्दर्न बेल्ट है ये उसके इम्पॉर्टेंट एरियाज थे। द फेमस सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर पराशपुरा यानी पेशावर, तैशाशीला यानी टेक्सला एंड पुष्कलवती यानी चारसद्दा। Afterwards, this civilization spread to Kashmir and Sawat. इसके बाद ये जो तहजीब थी ये कश्मीर और सवात तक फैल गई। This civilization flourished between 6th century BC to 11th century AD. ये तहजीब फली फूली या फैली 6th century BC में से लेकर 11th century AD तक।
The golden period of this civilization was between 1st century AD to 15th century AD. इस सिविलाइजेशन के फैलने का जो गोल्डन पीरियड था वो कौन सा था? वो था 15th century AD से 15th century AD तक का, which was the reign of कोशान किंग्स। अच्छा जी, और ये वो दौर था जब कोशान किंग की हुकूमत थी। रेन मीन्स हुक्मरानी या हुकूमत होना। गंधारा वॉज अटैक्ड सेवरल टाइम्स। गंधारा पर कई बार हमले हुए। इन द 11th century AD, Sultan Mahmud Ghaznavi captured this area, after which Gandhara came under Muslim rule. अच्छा जी, सुल्तान महमूद गजनवी ने 11th सेंचुरी में गंधारा पर कब्जा कर लिया और फिर ये इलाका मुसलमानों के रूल में के अंडर आ गया। गंधारा वॉज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। गंधारा को दुनिया की तिजारत का सेंटर माना जाता था। इट हैड लिंक्स विद ईरान एंड सेंट्रल एशिया। इसके ताल्लुकात थे ईरान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ। चारसद्दा, पिशावर, हुंद, सवाबी and Texla remained capitals of Gandhara in different times. चारसद्दा, पिशावर, सवाबी और टेक्सला कई मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ टाइम में गंधारा के कैपिटल्स रह चुके हैं। टेक्सला remained a seat of knowledge for both Hinduism and Buddhism. बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के लिए टेक्सला अभी भी नॉलेज का एक जरिया है। A number of monasteries and stupas still exist in that city. कई तादाद में monasteries यानी इबादत की जगहें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। उनके कुछ बाकियात अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। The people of Gandhara had their use the people of Gandhara had in their use coins for trade. गंधारा के जो लोग थे वो तिजारत के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया करते थे। कॉइन्स मीन्स सिक्के। On these coins names of their kings were written. उनके इन कॉइन्स के ऊपर उनके बादशाहों के नाम लिखे हुए होते थे। पश्तो, सिंधी, कश्मीरी, कोहिस्तानी, पंजाबी and हिंदको are remnants of languages once spoken in गंधारा। ये तमाम ज़ुबानें जैसे पश्तो, सिंधी, कश्मीरी, कोहिस्तानी ज़ुबान, पंजाबी और हिंदको ज़बान, ये तमाम ज़बानें एक टाइम में गंधारा में बोली जाती थी। ये ज़बानें उन्हीं उसी वक्त की बाकियात में से हैं। ग्रीक, Syrian, Iranian and Indian fine arts had a great influence over the fine arts of Gandhara. ग्रीक, यूनानी, सीरियन यानी शामी, ईरानी और इंडियन फाइन आर्ट्स का हमें बहुत गहरा असर नज़र आता है गंधारा फाइन आर्ट्स के ऊपर यानी फ़नून लतीफ़ा के ऊपर। Students, now turn to page number 29. Alexander's invasions. Alexander के हमले. Alexander the Great was born in a town of Macedonia state of Greece in 356 BC. Alexander यूनान की एक रियासत मैसेडोनिया में पैदा हुए। कब? 356 BC में। His father Philip was the ruler of Macedonia and was a very wise man. उसके फादर फिलिप्स मैसेडोनिया के हुक्मरान थे उस वक्त और एक अक्लमंद इंसान थे। He educated Alexander and trained him to lead a good life. उसने अलेक्जेंडर को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी कि वो कैसे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। The famous Greek philosopher Aristotle took part in his education. मशहूर फिलोसोफर यानी फ़लसफ़ी एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर की तालीम में भी हिस्सा लिया। After the death of his father in 336 BC, Alexander took over as a king of Macedonia. अपने फादर के इंतकाल के बाद 336 BC में अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया की बादशाहत संभाली। In a very young age, he settled down all internal problems and began foreign invasions. बहुत ही कम उम्री में अंदरूनी तमाम मसाइल को हल करके अलेक्जेंडर ने बैरूनी हमले शुरू कर दिए। Students, now turn to page number 30. After conquering Iran, Egypt,
Iraq, and Syria, Alexander included all these into his kingdom. Conquering means fatah karna, kingdom means mamlakat. ईरान, मिस्र, इराक और शाम को फतह करने के बाद अलेक्जेंडर ने इन तमाम जगहों को अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। आफ्टर सम टाइम अलेक्जेंडर अटैक्ड अफगानिस्तान एंड देन इंडिया। उसके कुछ अरसे के बाद अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान और फिर इंडिया पर भी हमला किया। अटैक्ड मीन्स हमला करना। In 327 BC, he crossed river Indus near Hund, Sawabi and captured Texla. Crossed means पार करना, captured means कब्जा करना। इन 327 BC में अलेक्जेंडर ने दरियाए सिंध को क्रॉस किया और फिर सवाबी और टेक्सला पर कब्जा कर लिया। Then on the bank of river Jhelum, Alexander had to fight with Hindu राजा पोरस। फिर दरियाए जेहलम के किनारे अलेक्जेंडर और एक हिंदू राजा पोरस की लड़ाई हुई। पोरस fought hard but he defeated। पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा लेकिन वो हार गया। Then Alexander went towards river Beas and occupied पंजाब। फिर अलेक्जेंडर दरिया बयास की तरफ गया और वहां जाकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। Although Alexander wanted to go ahead, but his army was tired and the soldiers wanted to go their homes back. अलबत्ता अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था। Go ahead means आगे बढ़ना चाहता था, but his army लेकिन उसकी आर्मी was tired थक चुकी थी और सिपाही वापस अपने घरों को जाना चाहते थे। Therefore, Alexander decided to go back home via बलोचिस्तान। इसलिए अलेक्जेंडर ने यह फैसला किया कि वो वापस अपने घरों को जाएंगे, ना कि बलोचिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे। Alexander reached Babylon, Iraq, where he died at the young age of 33 in 323 BC. Alexander जब इराक पहुंचा, वहां जाकर उसकी 33 साल की उम्र में 323 BC में उसका इंतकाल हो गया। Students, our next topic is on page number 31. The effects of Alexander's invasion on Indo-Pak. Alexander के हमलों का पाको हिंद पर क्या असर हुआ? Number one is this invasion showed a land route of India to the European. इन हमलों की वजह से यूरोपियंस को इंडिया की तरफ एक ज़मीनी रास्ता मिल गया। Land route means ज़मीनी रास्ता। Second is trade began between India and Europe. इंडिया और यूरोप के दरमियान तिजारत का काम शुरू हो गया। Third one is Greek historians wrote about events and battles fought in India. जो ग्रीक यूनानी तारीखदान थे उन्होंने इंडिया में होने वाली जंगों और वाक़यात को तहरीर कर लिया। फोर्थ वन इज इंडियन हिस्टोरियन लर्नड फ्रॉम देम द आर्ट ऑफ हिस्ट्री। हिंदुस्तानी जो तारीखदान थे उन्होंने यूनानियों से फ़न तारीख सीखा। Fifth one is the Greek learnt astronomy and mathematics from Indians. यूनानियों ने इल्म फल्कियात और रियाजी यानी मैथ्स हिंदुस्तानियों से सीखा। Students, this is the end of chapter number 2, reading and explanation part 2. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.